Okay, so hello guys. Now today I'm here with a new chapter of class 10th, The Making of a Scientist. I hope you will like the video. शायद एक पार्ट में कंप्लीट हो जानी चाहिए, बट देखते हैं चलो. So let's start our chapter. Richard Albright has received the Searle Scholar Award and the Scaling Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology. रिचार्ड एब्राइट एक लड़के का नाम है जो कि बाद में जाके एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनते हैं. उनको ये अवार्ड्स मिले हैं. कौन कौन से? सीएल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कैरिंग प्लग अवार्ड. कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. It was his fascination for butterflies that opened the world of science for him. अब फैसिनेशन मतलब होता है उसको जो आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिव. तो फैसिनेशन जो उनका प्यार था, आकर्षण था उनका बटरफ्लाइज के ऊपर, सिर्फ उसी की वजह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड, मतलब ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने एक साइंस का उनके दिमाग में और उनके माइंड में एक वर्ल्ड पैदा कर दिया था. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 की एज में ही उन्होंने स्काउट ऑफ द ईयर, इट इज़ अ नेम ऑफ एन अवार्ड, तो उनको ये मिला था. किसके, क्यों मिला था? इन्होंने एक न्यू थ्योरी लिखी थी. किसके ऊपर? सेल के वर्क के ऊपर. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. अब जो उनके रिचार्ड एन थे और उनके कॉलेज में जो रूममेट थे, उन्होंने एक्सप्लेन की थी थ्योरी आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. ये अकेडमी है, उसके अंदर. इट वॉज द फर्स्ट टाइम this important scientific journal had ever published the work of college students. ये फर्स्ट टाइम था जिसमें जो उनके साइंटिफिक जर्नल थे, उनके किसके? कॉलेज के, उन्होंने किसी के आर्टिकल को पब्लिश किया था. वरना वो किसी भी स्टूडेंट के आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं करते थे उनके साइंटिफिक जर्नल में. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. अब उन्होंने एक और चीज़ क्या की थी स्पोर्ट्स में? बिग लीग्स इन द सेंस उन्होंने बहुत, मतलब रिकॉर्ड्स बनाए थे, स्टोरीज ब्रेक की थी. एट द एज ऑफ 15 ओनली उन्होंने ये सब किया था. एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. होम रन मतलब होता है बेसबॉल वगैरह का जो गेम होता है उसमें बाउंड्री से बाहर बॉल को फेंक के एक न्यू रिकॉर्ड प्ले करना. तो उन्होंने वो किया था. फॉर रिचार्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. उनके लिए क्या था? एक सबसे ग्रेट अचीवमेंट था अभी तक का उनके लाइफ में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड अदर. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और सभी ये सब किस चीज़ से स्टार्ट हुआ? बटरफ्लाई. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि बटरफ्लाई से अचीवमेंट कैसे, तो वो हमें चैप्टर के बाद में पता लगेगा. एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनस्लेविया. अब वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के सिर्फ एक ही चाइल्ड थे. एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग. अब ये एक जगह का नाम है रीडिंग एक जगह का नाम है. किसके अंदर? पेनिनस्लेविया के अंदर एक जगह है जिसका नाम रीडिंग है. तो वहाँ वो एब्राइट जो है वो नॉर्थ की साइड में वहाँ ग्रू अप, मतलब बॉर्न हुए थे. There was not much I could do there, he said. उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसा कुछ करने के लिए मेरे पास था नहीं जो मैं कर सकता था. I certainly could not play football or baseball with a team of one. मैं कभी कभी चाहता था कि मैं खेलूँ फुटबॉल वगैरह, बेसबॉल किसी के साथ. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. मैं किसी के साथ वैसे तो ज़्यादा कुछ खेलता नहीं था, बट मेरे पास सबसे अच्छा काम एक था वहाँ करने के लिए, वो था टू कलेक्ट थिंग्स. अब कौन सी थिंग्स, कैसी थिंग्स, वो हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे. सो ही डिड एंड डिड ही एवर. और वही उनको आगे लेके गया और वो वही करते रहे. बिगनिंग इन किंडर गार्डन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. अब उन्होंने कहाँ से? किंडर गार्डन से बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था. किंडर गार्डन मतलब होता है एक गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स. एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम
डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। अब उन्होंने बहुत अच्छे डिटर्मिनेशन से उसकी इस लाइफ को, मतलब कलेक्टिंग वाली लाइफ को शुरू किया था, जहाँ से उनकी सारी एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने रॉक्स भी कलेक्ट किया। फॉसिल्स मतलब होते हैं लाइक मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसा डेड वंस, एंड कॉइन्स कलेक्ट किए थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। उनको ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टार्स। उन्होंने स्टार्स की स्टडी भी की थी। और समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल, मतलब पूरी पूरी रात वो सिर्फ स्टार्स को ही देखते रहते थे। गेजिंग इन द सेंस मतलब होता है कि घूरते रहना और एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको देखते रहना। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind। सबसे पहले तो उन्हें एक ड्राइविंग की भी क्यूरियोसिटी थी, मतलब उन्हें ड्राइव करना बहुत पसंद था। विद अ ब्राइट माइंड, एकदम खुले विचारों से, एकदम खुले माइंड से। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनके पास एक माता, उनकी मदर थी, जिन्होंने उनका बहुत एनकरेज किया था उनको और बहुत मोटिवेट किया था। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaining materials and other equipment, and helped him in many other ways। अब होता है बच्चे को और क्या चाहिए होता है, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट, मोटिवेशन। तो वही जो रिचर्ड एब्राइट थे, उन्हें अपनी मदर का बहुत सपोर्ट मिलता था। उनकी मदर उनको बहुत ऐसी लर्निंग की चीज़ें ला के देती थी जो कि उन्हें बहुत हेल्प करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said। उनकी मदर कहती है मैं उनकी अकेली एक कंपेनियन थी। कंपेनियन मतलब साथी, जो कि जब से उन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल, उससे पहले जो भी उनकी कंपेनियन थी उसमें पहली मैं ही थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग सम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद मैं उसके लिए कुछ फ्रेंड्स घर पर ही ले आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। बट रात को हम दोनों साथ में सब कुछ बातें करना और ये सब करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। अब ये कौन बोल रहा है रिची और ये सब, ये उसकी मदर बोल रही है एज अ निकनेम कि रिची मेरी पूरी दुनिया थी। और उसके फादर के डाई होने के बाद रिची, जब उसके फादर की डेथ हुई थी, एक्सपायर हुए थे वो, तब वो 3rd grade में था। She and her son spent almost every evening at the dining room table। वो और उसका बेटा ऑलमोस्ट जो इवनिंग था उसमें डाइनिंग रूम के ऊपर ही स्पेंड करते थे एक साथ। If he did not have things to do, I found work for him। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। कौन कह रहा है? उसकी मदर। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सैड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। अब मैं उसके लिए क्या काम ढूंढती थी? फिजिकल वर्क नहीं ढूंढती थी, मतलब जिसमें मेहनत लगती हो, जिसमें पसीना आता हो, ये सब काम मैं उसके लिए नहीं ढूंढती थी। मैं ट्राई करती थी मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे उसको कुछ सीखने को मिले, और उसको बहुत मज़ा आता था, उसको सीखना भी बहुत पसंद था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न्ड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। और लर्निंग के साथ साथ मैंने जो सीखा उसने लर्न किया, और इवन उसने टॉप भी स्कूल में किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। जैसे लोग जो बच्चे और अदर होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, वैसे ये भी करता था। By the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। जब वो 2nd grade में, मतलब क्लास 2nd में था जब वो, तो एब्राइट ने all 25 species मतलब होती है अलग अलग तरह की जो बटरफ्लाइज थी, जो डिफरेंट टाइप्स की बटरफ्लाई होती है, सब उसने अपने होम टाउन से ढूंढी थी। अब ये क्या दिया हुआ है? स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ बटरफ्लाई की दी हुई है, जो कि अपने इतने काम की नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी नॉलेज लेनी हो तो आप ले सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दैट प्रॉबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। और यही जब मैंने 25 बटरफ्लाइज़ की स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली, और यही मेरे लिए एक एंड की तरह था कलेक्टिंग के रूप में। ही सैड, और उसने कहा, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च X। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector। अब उसकी मदर ने उसको एक बुक गिफ्ट दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स उस बुक का नाम है। और यही एक बुक थी, आई एम टेलिंग यू कि यही एक बुक थी जिसने रिचर्ड के लिए पूरी लाइफ खोल दी थी, और यहीं से उसकी अचीवमेंट्स स्टार्ट हुई थी।
उस बुक में उसने सीखा कि मोनार्च बटरफ्लाइज ये एक स्पीशीज़ का नाम है। मोनार्च एक तरह की बटरफ्लाई होती है। तो उसने सीखा कि मोनार्च बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका, मतलब एक बटरफ्लाई इतना दूर माइग्रेट कर सकती है। और ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इसी चीज़ मतलब उसको ये जानना बहुत ईगरली वो जानना चाहता था कि कैसे एक बटरफ्लाई इतनी दूर तक माइग्रेट कर सकती है। तो बस इसी उसके ईगरनेस ने एक पूरी वर्ल्ड ऑफ साइंस की दुनिया उसके सामने खोल दी। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. और बुक के एंड में एक रीडर के लिए एक मैसेज था कि क्या था, इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई। उनके लिए एक ऑफ़र था कि आप भी जो बटरफ्लाई की स्टडी माइग्रेशन के बारे में स्टडी है उनको इनवाइट किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज वो रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। अब वो किसने लिखा था वो इनविटेशन या ऑफ़र कह सकते हैं अपन, डॉक्टर फ्रेडरिक ने लिखा था कि आपको अगर बटरफ्लाइज रिसर्च में अगर कुछ इंटरेस्ट है तो आप बटरफ्लाइज टैग करने का आप कुछ कर सकते हो काम वगैरह। यूक्रा हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो जो कनाडा में एक यूनिवर्सिटी थी टोरंटो, तो उसके ये हेडमास्टर मतलब ऑफिसर थे ए उर्कोहाट। Abright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Abright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tag butterfly was to send the tag to doctor. अब जो उसके ऑफिसर थे तो उसकी मदर ने कुछ उनको लिखा था लेटर वगैरह, और जल्दी ही उसका जो बेटा था एब्राइट वो टैग्स वगैरह लगाने लग गया था विंग्स ऑफ द मोनार्च। अब ये टैग्स होता क्या है, अपन मोनार्च एक बटरफ्लाई का नाम है तो उनको टैग्स लगाते थे, मतलब उनको एक यूनिक सिंबल देते थे, कुछ चिपकाना स्टिकर्स वगैरह या ऐसा कुछ सिंबल देना जिस वो सिंबल लगा देते थे पहले और उसके बाद उनको उड़ा देते। और 2-3 ईयर्स बाद जब वो दोबारा वहीं आती बटरफ्लाइज तो वो उन्हें ईजिली पहचान पाती थी कि हाँ ये वही है जिसको मैंने टैग लगाया था। तो इसलिए टैग वगैरह का प्रोसेस होता है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। अब द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न जो था अराउंड रीडिंग एक जगह का नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वहाँ जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीज़न था वो लास्ट 6 weeks था, समर के लास्ट 6 weeks तक रहता था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप उन्हें एक एक पकड़ोगे तो वो जल्दी से आपको आप उन्हें कैच जल्दी से नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब उसने सोचा कि अगर मैं एक एक पकड़ूंगा तो मैं उसे कैसे कैच करूंगा इतनी सारी। तो उसने काम किया कि जो भी उसे दिखती थी बटरफ्लाइज तो वो उसे रेज करता था, मतलब खुद के पास रखता था और सब कुछ करता था। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। अब उन्हें वो रखता था बटरफ्लाइज को, फीमेल मोनार्च को मतलब फीमेल को, और उनके एग्स लेता था और रेज दैम इन द बेसमेंट, और उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता था और उन्हें रखता था और उसकी पूरी लाइफ साइकिल वो करवाता था। पहले वो एग निकालता था, उसके बाद एग से कैटरपिलर बनता था, फिर प्यूपा। इट इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। फिर प्यूपा के बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती थी, फिर वो टैग लगाता था और फिर वो उड़ा देता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट दैम गो। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब वो कुछ सालों तक ये करते गया और कुछ साल जो उसका बेसमेंट था वो होम बन गया था किसके लिए, थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च। ओके, देन ये ग्राफ दिया हुआ है नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज जो उसने कलेक्ट की थी 6 weeks में। इट इज़ नॉट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, छोड़ देना इसको। इवेंचुअली आई बिगिन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब हो ही जाता है, जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही एक पर्सन होता है तो एक हाथ धो बैठता है, मतलब ये वाला काम, जैसे ड्राइंग जिसको पसंद होती है तो वो ड्राइंग कितने महीने करेगा, फिर वो भी बोर होने लगता है। तो वैसे ही हुआ था, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि उसने बहुत साल कर लिया था ये काम, तो अब उसको इंटरेस्ट नहीं था।
on taking butterflies. It's tedious and there is not much feedback. एब्राइट ने कहा, क्या कहा उसने, इट्स टेडियस मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत बोरिंग हो गया था, एंड उसका कोई फीडबैक भी इतना नहीं मिलता था. क्यों नहीं मिलता था फीडबैक, वो आगे बता रहा है. इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं हर टाइम इसे करता रहा. ही लाव्ड, क्यों, क्योंकि ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर. सिर्फ 2 ही ऐसी बटरफ्लाइज थी जो कि उसने टैग करी और उसके पास दोबारा 2 साल बाद आई और वो कैप्चर कर पाया. एंड दे वर नॉट मोर 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और वो भी कौन सी आई, जो मेरे घर से 75 माइल्स भी दूर नहीं गई थी. अब उसने पहले तो क्या पढ़ा था कि वो कहाँ तक जा रही थी, सेंट्रल अमेरिका ऐसे कुछ पढ़ा था उसने, तो वहाँ तक जाती थी. पर इसकी जो बटरफ्लाई इसने टैग की थी वो 75 माइल्स तक भी नहीं जा रही थी. तो इसलिए ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county साइंस फेयर एंड लॉस्ट. अब उसने 7th ग्रेड पे उसको एक हिंट मिला कि रियल साइंस होती क्या एक्चुअली, और कैसे मिला, जब वो एंटर हुआ एक काउंटी साइंस फेयर में. उनके स्कूल में या कॉलेज में काउंटी साइंस फेयर हो रहा होगा जिसमें वो हार गया था. तो उसको एक मैसेज मिला, एक लेसन मिला. कैसे मिला, ही वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग. उसको बहुत दुख हुआ कि वो कुछ नहीं जीता और सभी कुछ ना कुछ जीते थे जो उसके कंपेनियंस थे. एब्राइट सैड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब उसने क्या दिखाया था उस फेयर में, उसने कुछ स्लाइड्स दिखाई थी फॉक टिश्यूज़ की अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट. अब वो सोचता जैसे मैंने एक डिस्प्ले किया है और फॉक टिश्यूज़, जो और विनर्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो एक रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाए इसलिए वो लोग जीते. तो उसको एक लेसन मिला. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग. अब उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गया था. व्हाट इज़ रियल साइंस, आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. अब वो सोचता है, उसको एक उसने एक सोच लिया, बस डिटरमाइन कर लिया उसने कि अब बस नेक्स्ट जो होगा फेयर उसमें मैं बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करूँगा और एक रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज अ इंसेक्ट वर्क आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. अब वो सोचता है जो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा वो किसके ऊपर होगा, इंसेक्ट्स के ऊपर, जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं बहुत सालों से वो करते आया हूँ. सो ही रोट टू डॉक्टर Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. अब उसने एक लेटर या कुछ लिखा होगा वहाँ के डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को उसको आइडियाज़ देने के लिए कि आप मुझे कुछ आइडिया सजेशन दो, मुझे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए. दोज kept एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. और उसने बहुत सारे सजेशंस वगैरह दिए उन डॉक्टर ने, और फाइनली वो बहुत बिज़ी हो गया था अपनी हाई स्कूल में ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए. और इन लास्ट उसे बहुत सारे प्राइज़ मिले थे प्रोजेक्ट्स के लिए एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज. अब यहाँ क्या बताया गया, उसके अचीवमेंट्स वगैरह बताया गया, उसके जैसे वो ग्रोन अप होता गया उसमें क्या क्या स्किल्स आती गई और ये सब. तो 8th ग्रेड में क्या हुआ, उसने वो उस फेयर में, अब जो नेक्स्ट 8th ग्रेड में उसका फेयर हो, उसने क्या फाइंड करने की कोशिश की, जो ये होते हैं ना मोनार्च कैटरपिलर्स वगैरह, उनमें एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि उनको किल कर देती है. तो वो इसी के बारे में कुछ फाइंड आउट करना चाह रहा था. तो एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय बीटल. तो उसे लगता था शायद ये जो डिजीज़ है वो बीटल से होती होगी. बीटल मतलब होता है अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ा वगैरह ऐसे कुछ. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. अब वो क्या करना गया, जो कैटरपिलर्स है वो उन्हें ग्रो करता गया किसकी प्रेजेंस में, बीटल्स की प्रेजेंस में. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट. हालांकि मुझे कोई अच्छे कुछ रिजल्ट मिले नहीं थे. उसने कहा आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन. अब कोई बात नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस जो वो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, बट कोई नहीं, ही ट्राइड हिज बेस्ट. और वो यही कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राइड किया और मैं जीता भी. द नेक्स्ट ईयर इज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च. अब उसका जो नेक्स्ट 8th ग्रेड का हो गया, अब जो 9th ग्रेड है उसमें उसने नेक्स्ट क्या किया,
उसने एक थ्योरी टेस्ट करना चाहता था वो वाइसरॉय की। जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है, अब ये भी एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई है, वो क्या करती है, कॉपी करती है मोनार्च बटरफ्लाई को। अब कैसे, क्यों? द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब इसमें क्या है, थ्योरी ये बताती है कि जो वाइसरॉयज है, जो पहले तो अपन ने क्या पढ़ा कि वाइसरॉय है जो कॉपी करती है मोनार्च को, फिर है जो वाइसरॉय है वो किसकी तरह दिखती है, मोनार्च की तरह। वो इसलिए दिखती है क्योंकि मोनार्च जो है वो टेस्ट, जो बर्ड्स जो खाते हैं तो उसे टेस्ट, बर्ड्स को अच्छा टेस्ट नहीं आता किसमें, मोनार्च बटरफ्लाइज में। तो वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड। अब इसका मतलब आप समझे, थोड़ा डीपली जाओ और देखो। इसका मतलब ये है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो कॉपी करती है मोनार्च बटरफ्लाइज की। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होती है उन्हें मोनार्च बटरफ्लाइज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता और कोई नहीं चाहता कि वो उसे खाए। तो वाइसरॉय इसलिए क्या करती है, मोनार्च बटरफ्लाई को कॉपी करती है जिससे कि उन्हें बर्ड्स का डिनर और नहीं होना पड़े। आया समझ? ओके, एक बार नहीं आया तो एक बार और डिटेल में इसको याद पढ़ना, अच्छे से समझ आएगा। एब्राइट प्रोजेक्ट वॉट टू सी वेदर इनफेक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च। एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसका क्या था, बर्ड्स भी क्या करते हैं, मोनार्च को। अब ये तो ऑन द अदर हैंड मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। स्टारलिंग इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, ओके। तो ये भी क्या, ऑर्डिनरी बर्ड का फूड होता है स्टारलिंग, जो एक टाइप ऑफ बर्ड है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट। वो भी क्या करती है, स्टारलिंग जो बर्ड होती है वो भी सारी मोनार्च को कहा जाती है जो जो भी उसे दिखती है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉय प्रॉबेबली डू कॉपी ऑफ द मोनार्च। अब जो बाद में रिसर्च वगैरह आई उससे यही शो हुआ कि जो वाइसरॉय है वो कॉपी करती है मोनार्च की। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजिकल डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब ये जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ लेकर गया, जूलॉजी डिवीज़न में उनका लेके गया उसको, क्योंकि इट वॉज अ रियल एक्सपेरिमेंट डन बाय रिचार्ड एब्राइट, ओके। In his second year in high school, Richard Ebright began this research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब नेक्स्ट ईयर जो उनका हाई स्कूल था उसमें इसने एक और रिसर्च की, किस चीज़ की, अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, जो अभी तक कोई नहीं जान पाया इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में, उसके बारे में उसने रिसर्च करना चालू किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब इनडायरेक्टली उसकी एक थ्योरी एक और उभर कर आई, किस चीज़ के बारे में, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में उसको और जानने को मिला और उसने एक थ्योरी की। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स अंडर मोनार्च प्यूपा। अब उसने एक क्वेश्चन था जिसका आंसर फाइंड करना चाहता था वो। व्हाट इज़ अ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। अब जो मोनार्च प्यूपा मैंने आपको बताया इट इज़ अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई, तो जो मोनार्च बटरफ्लाई है उसके ऊपर क्या होता है, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं गोल्ड कलर के। तो ही वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट। जो आज तक सब ऐसे सोचते थे कि इट इज़ ऑर्नामेंटल मतलब होता है एक सजावटी है, एक दिखावटी है, उसको बस मोनार्च को ब्यूटीफुल लगने के लिए सिर्फ है ये, बट ऐसा नहीं है। एब्राइट को, रिचार्ड एब्राइट को ऐसे लगता था नहीं ये ऑर्नामेंटल नहीं है,